Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बच्चों ये टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। देखो क्या रिलेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। बच्चों आपने पिछली वीडियोस में फील्ड के बारे में भी पढ़ लिया और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ लिया है। इनके बीच का रिलेशन होता है बच्चों E इक्वल टू माइनस dv बाय dr बच्चों, वेयर E इज योर फील्ड एंड V इज योर पोटेंशियल। तो ये रिलेशन आप ऐसे ही मेमोराइज कर लेना क्योंकि आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर बात करें स्कूल के एग्जाम्स में भी तो वहां पे भी आपको इसका न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सेम टॉपिक आप प्लस 2 में भी करोगे, वहां होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी सेम होगा, बिल्कुल सेम। इसीलिए सिंबल भी सेम रखे हैं बच्चों। फील्ड का यहां पे भी ई रखा है, वहां भी ई होगा। पोटेंशियल का यहां भी वी सिंबल है, वहां भी वी होगा। तो आज के जितने भी फॉर्मूले होंगे बच्चों वो सिमिलर होंगे +2 वाले फॉर्मूलेस में। तो जो तो +2 वाले बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो ये है रिलेशन। आपने सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देनी है वी की विद रिस्पेक्ट टू आर। आर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर या बोल दें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। अब देखो अगर आपका v जो है वो फंक्शन होगा x y और z का, मतलब v जो है x पे भी डिपेंड कर रहा है, y में भी और z में भी, तो उस केस में आप e कैसे निकालोगे बच्चों। उस केस में आपके e के भी 3 कंपोनेंट निकलेंगे क्योंकि आपको पता है फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे e के 3 कंपोनेंट निकलेंगे। कैसे बच्चों, आप ex निकालने के लिए v की पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x के साथ। मतलब क्या है इसका कि अगर आपके v में, जैसे सपोज करो आपका ये v है, v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये v की वैल्यू है, तो इसकी आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। y और z इसके लिए कांस्टेंट होगा। पार्शियल डेरिवेटिव का यही मतलब होता है, पीछे भी आप करके आए हो ये चीजें। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि वो v में सिर्फ x को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, मतलब वो सिर्फ x की डिफरेंशिएशन करेगा, y और z उसके लिए कांस्टेंट है। तो अगर आप इसकी dv बाई dx मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो क्या होएगा, yz कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ x, और x की x के साथ डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर कितना आ गया yz बच्चों। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे ही बच्चों ey क्या होएगा, ey इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसे ही बच्चों ez क्या होएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बच्चों। तो v की पार्शियल डेरिवेटिव करनी है, x के साथ करोगे तो ex, y के साथ करोगे तो ई वाई, जेड के साथ करोगे तो ई जेड। और आप कंबाइन कैसे लिखोगे ई वेक्टर को, आप ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप। मतलब x वाला कंपोनेंट, y वाला कंपोनेंट और z वाला कंपोनेंट, तीनों को इकट्ठे लिखोगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड तो आपको करना आता ही है। कैसे निकलता है बच्चों, वो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर बच्चों। तो ऐसे ही निकलेंगी हमारी फील्ड। अब कई बार ये होगा बच्चों, आपको फील्ड गिवन होगी एंड यू नीड टू फाइंड आउट दिस पोटेंशियल। अब फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकलती है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों। उसके लिए देखो आप dr को उधर भेजोगे, dv है, डिफरेंशिएशन हटानी है, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए कौन आता है, इंटीग्रेशन। तो उसके लिए आपको बच्चों इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो अब e से v कैसे निकलेगा, उसके लिए इंटीग्रेशन माइनस अब उधर भेज दिया e डॉट dr, यहां पे डॉट प्रोडक्ट आ जाता है बच्चों क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज, ई भी वेक्टर है, डी आर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पर इधर पोटेंशियल है तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, तभी तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों। आपने इसकी कर देनी है डिफरेंशिएशन। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक है, आप इसकी कर दोगे इंटीग्रेशन R1 से R2, यहां पे भी क्या आएगा, पोटेंशियल एट R1 जिसको V1 लिख दिया, पोटेंशियल एट R2 जिसको हमने क्या लिख दिया, V2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन जब आप करोगे इस साइड तो dv की इंटीग्रेशन v आ जाएगी, v2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v1, इधर क्या आ जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट dr R1 से R2 बच्चों। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप पोटेंशियल निकालोगे
किसी भी सिंगल पॉइंट पे। ये फॉर्मूला आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा V2 माइनस V1। अगर आपने सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों तो आपको ये पता होना चाहिए सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए आप R1 को इंफिनिटी कर दोगे, क्योंकि जब R1 इंफिनिटी को चला जाएगा तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल कितना लेते हैं, 0। तो अगर बच्चों कभी भी अब आपसे किसी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, एट एनी सिंगल पॉइंट आपने इंटीग्रेशन इंफिनिटी से उस पॉइंट तक की कर देनी है, किसकी, ई डॉट डी आर की। न्यूमेरिकल करेंगे, कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये होगा, और अगर आपने सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना तो ये होगा। अब कई बार क्या होता है बच्चों, ये तो हमने खुद मेमोराइज किया हुआ है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, एंड इन सम क्वेश्चंस ये गिवन होता है कि आप 0 पे पोटेंशियल को 0 कंसीडर कर लो, मतलब आर की वैल्यू जब 0 होगी तब आपका पोटेंशियल 0 होगा। तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप यहां लिमिट 0 से आर ले लोगे और कुछ नहीं। अगर नहीं मेंशन देन इंफिनिटी, अगर मेंशन है कि भी 0 पे पोटेंशियल 0 कंसीडर करना है तो आप यहां पे आर की वैल्यू कितनी ले लोगे, इंटीग्रेशन में 0 ले लोगे। इज इट क्लियर बच्चों, लिमिट 0 से आर तक की ले लेना। इज इट क्लियर। अब देखो यहां पे अब ई की वैल्यू, ई के तो कंपोनेंट्स होंगे, ई का एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा। तो अब ई के आपको इंटीग्रेशन जो है 3 बार करनी पड़ेगी। वो कैसे, देखो यहां पे आप वी को निकालने के लिए पहले एक तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस पर भूल जाना। यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करोगे, जब आप एक्स कंपोनेंट की इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे इंफिनिटी से एक्स की लिमिट्स आएंगी और ई एक्स डी एक्स आएगा बच्चों। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना ई के 3 कंपोनेंट है, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, और ऐसे डी आर के भी 3 कंपोनेंट होंगे, पोजीशन वेक्टर के भी, डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड। तो आपने जब x वाले कंपोनेंट की इंटीग्रेशन करनी है तो यहां पे dx आएगा, फिर आपने जब y वाले कंपोनेंट की करनी है लिमिट्स y में आएगी और इधर ey dy आएगा, और ऐसे ही जब आपने z वाले की करनी है तो लिमिट्स में इंफिनिटी टू z ez dz। बच्चों समझे, पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल के कंपोनेंट नहीं आएंगे, टोटल पोटेंशियल ही निकलेगा। बस इंटीग्रेशन में ध्यान रखना ex ey ez अलग अलग करने हैं। समझे बात मेरी ये बच्चों, सेम कंसेप्ट +2 में आएगा आपको, बिल्कुल सेम +2 के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये मिलेगा वहां पे, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है सॉलिड हो जाएगा। सो नाउ बच्चे लुक एट दिस न्यूमेरिकल, कॉम्पिटिटिव में पूछा गया था ये न्यूमेरिकल। आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन है V इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास 2 kg एट 1,1। आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछी है बच्चों। पोटेंशियल से आप फोर्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल से आप इंटेंसिटी ऑफ फील्ड निकालोगे, और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड से आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी क्या थी, इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा v का, ऐसे था ना। अब v इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, v में x भी और y में है, तो v में जो अब x y की जब आपने डिफरेंशिएशन करनी है यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं होगी, आपकी e के यहाँ कंपोनेंट्स बनेंगे। e x कंपोनेंट बनेगा एक, जो निकलेगा इसकी v की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, फिर e y कंपोनेंट बनेगा जो निकलेगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। z वाला नहीं बनेगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो v है उसमें z नहीं है, तो 2 ही कंपोनेंट बनेंगे, x वाला और y वाला। अब पहले इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं x के साथ, तो माइनस एज सच एक्स स्क्वायर वाई यहां पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई। देखो इसके लिए y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ अभी डिटेल में कर रहा हूं क्योंकि पहली बार आप सीख रहे हो शायद ये, माइनस वाई पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, रूल तो सेम ही रहेगा डिफरेंशिएशन का, क्या आएगा 2 आगे पावर एक कम हो जाएगी, x की पावर 1, तो क्या आ गया -2yx। सो दिस इज ex बच्चों, -2yx। किस पॉइंट पे बोल रहा है उसने हमें फोर्स निकालने को, 1,1, तो हम फील्ड भी उसी पॉइंट पे निकालेंगे। तो यहां पे आप y की जगह भी 1 पुट कर दो और x की जगह भी 1 पुट कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा -2 1 1, तो ये आ गया -2। तो दिस इज योर ex। इज इट क्लियर बच्चों। सिमिलरली अब ey की बारी, तो ey अब इसमें देखो माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ बच्चों अंदर बचेगा y, ये कैंसिल, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, x कितना है 1, तो -1 का स्क्वायर दैट इज -1।
इज इट क्लियर बच्चों? तो अब आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितनी आ गई बच्चों? उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप बच्चों। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, वैल्यू में पुट किया -2 आई कैप -1 जे कैप, ये आ गया ई बच्चों। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, तो फील्ड का भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज √5। ठीक है जी। अब फोर्स कैसे निकाले फील्ड से? क्या था फील्ड का फॉर्मूला बच्चों? फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स बाय मास, जिस मास पे फोर्स निकालनी होती है ना। तो फोर्स क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी यहाँ पे मास इंटू ई बच्चों। ये ना सेम चीज है, +2 में जब सीखते हो तो वहां मास नहीं होता, वहां चार्ज आता है। तो वहां पे आपका ना फॉर्मूला बन जाता है Q इंटू ई। यहां जो फॉर्मूले आप मास के साथ याद करोगे आज की वीडियो में, वहां वो फॉर्मूले चार्ज के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। बस मास की जगह चार्ज आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पे मास इंटू ई आ गया। मास कितना है? मास है 2 kg, ई कितना है? √5। तो फोर्स कितनी आ गई बच्चों? 2√5 न्यूटन। तो इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट ई नहीं पूछा गया हमसे, फोर्स पूछा गया। तो ई से फोर्स कैसे निकलती है वो आपने सीख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट ग्रिप पक्की हो जाए इन क्वेश्चंस पे आपकी। तो यहाँ पे वी आपको अगेन गिवन है xy प्लस yz प्लस zx, और फील्ड निकालने को बोला है 1 1 1 पे। तीनों वेरिएबल है वी में, तो तीनों कंपोनेंट निकलेंगे ई के। तो सबसे पहले निकालते हैं EX, वो आएगा -dv/dx। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव माइनस। अब देखो यहाँ पे v की डिफरेंशिएशन x के साथ करनी है, तो फर्स्ट टर्म में x है, बिल्कुल है, तो x की डिफरेंशिएशन x के साथ 1 हो जाएगी, और y जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यही चीज बनेगी ना, y तो कांस्टेंट है, y बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ x, और x की डिफरेंशिएशन x के साथ 1। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टर्म में क्या x है? नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0। उस टर्म में x ही नहीं है, x ही नहीं है, तो वो टर्म उसके लिए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0। थर्ड टर्म में देखो z के साथ x है, तो z कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन x के साथ 1 हो जाएगी। तो ये आ गया -y प्लस z माइनस, किस पे निकालने को बोला? 1 1 1 पे, तो सारा ही 1 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? -2 बच्चों। तो EX आ गया -2। ये माइनस मत भूल जाना जो आगे लगा है। ठीक है, अब आगे निकालते हैं बच्चों EY। अब EY क्या आएगा बच्चों? -dv/dy बच्चों। तो इसमें माइनस, अब v की डिफरेंशिएशन करनी है y के साथ। ठीक है, तो y को देखो, बाकी कांस्टेंट, पहली टर्म में x कांस्टेंट, y की डिफरेंशिएशन y के साथ 1, दूसरी टर्म में z कांस्टेंट, y की डिफरेंशिएशन y के साथ 1, तीसरी टर्म में y नहीं है तो 0। तो ये आ गया -x प्लस z, माइनस x की जगह 1, z की जगह 1, तो आंसर इसका भी -2। समझाली निकालते हैं अब EZ माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब z एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है, बाकी कांस्टेंट। तो पहली टर्म में z नहीं है, तो पहली पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0। सेकंड टर्म में y कांस्टेंट, z की डिफरेंशिएशन 1। थर्ड टर्म में x कांस्टेंट, z की डिफरेंशिएशन 1। तो आंसर आया -y प्लस x। वैल्यू 1 1 1 ही है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1, तो ये भी आ गया -2 बच्चों। तो क्या आ गई हमारी फील्ड? EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप। तो -2 I कैप, -2 J कैप, -2 K कैप। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो आपको निकालना आता है। समझे बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जेईई में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस। आपको फील्ड इंटेंसिटी गिवन है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चों इनडायरेक्टली होता तो जी है, आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो वो इनडायरेक्टली है तो स्मॉल जी। ठीक है, तो कई बार उसको स्मॉल जी भी लिखा जाता है, हम उसको ई लिख रहे हैं। ठीक है, कई आई भी लिखते हैं, यहाँ पे जी लिखा हुआ था, तो घबराना मत, क्वेश्चन वैसे ही करो। आप ई लिख रहे हो तो आप इसको ई लिख लो। तो ई गिवन है 5 न्यूटन पर केजी आई कैप। ये न्यूटन पर केजी ना बीच में डाल देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ये क्या है? यूनिट्स है बस। वैसे भी तो क्या यूनिट होते हैं इंटेंसिटी के? न्यूटन पर केजी। तो उसने हर एक कंपोनेंट के साथ यूनिट लिख दिया, हम यूनिट को हटा देंगे, 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप। बस ये देख लेना कि यूनिट शुड बी एसआई। तो न्यूटन पर केजी, न्यूटन भी ऐसे ही और केजी भी ऐसे ही, तो हटा दो इसको। ठीक है, तो ई गिवन है, आपको पूछा क्या है? कैलकुलेट वर्क डन, या यही क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है,
और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन भी पूछा जा सकता है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा जा सकता है। व्हेन बॉडी इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट एस, एक बॉडी को ओरिजिन से यहां शिफ्ट कर रहे हो तो शिफ्टिंग करते वक्त कितना वर्क डन हुआ या कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, पीछे न्यूमेरिकल करके आए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप बॉडी को उठा के रखते हो तो वर्क डन और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वली ही होते हैं। उस केस में वर्क डन ही तो होता है आपका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों याद होने चाहिए, आप पीछे से करके आए हो ये, ठीक है। तो चाहे वर्क डन पूछ ले, चाहे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, बात एक ही है बच्चों। ठीक है जी। अब हमें तो ई गिवन है, ई से क्या निकल सकता है, ई से चेंज इन पोटेंशियल निकल सकता है, हमें चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, मास, जिस बॉडी को आप लेके जा रहे हो, इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब U इज इक्वल टू M इंटू वी होता है। बच्चों याद है या नहीं, याद होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे मास इंटू वी है, उसके बाद देखो हमें तो क्या चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, मास तो चेंज होगा नहीं, इनटू चेंज इन क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास जिसको आप लेके जा रहे हो इनटू चेंज इन पोटेंशियल। मास इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, मास आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन था मास, आई थिंक मैं लिखना भूल गया, तो हम मास अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ 1 kg ले लेते हैं, वैसे गिवन था क्वेश्चन में मास। ठीक है, तो मास इज 1 kg जिसको आप शिफ्ट कर रहे हो। तो अब बेसिकली आपने अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसके लिए आपको चेंज इन पोटेंशियल चाहिए, जब बॉडी ओरिजिन से कहां शिफ्ट हुई, इस पॉइंट पे शिफ्ट हुई। तो सबसे पहले हम चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, ई गिवन है, ई से चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, V2 माइनस V1 कैसे निकला था, माइनस इंटीग्रल कहां से कहां, ओरिजिन से उस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, तो ओरिजिन से P पॉइंट तक बच्चों। ठीक है, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यही चीज थी ना बच्चों। तो अब ये सेकंड वाला कंसेप्ट है जहां पे E से V निकालना है। ठीक है, तो V डायरेक्ट नहीं निकलेगा, चेंज इन पोटेंशियल निकलेगा। V आपको पता है सिंगल पॉइंट पे कब निकलेगा, जब आप इंफिनिटी से करते हो। हमें तो जरूरत ही नहीं है सिंगल पॉइंट पे, हमें तो चेंज ही चाहिए। तो चेंज के लिए डायरेक्ट वो दो वैल्यूज लो जिन पॉइंट्स पे चेंज चाहिए, इसीलिए ओरिजिन से पॉइंट P लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया कि डायरेक्ट होगी नहीं इसकी, क्योंकि E के कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट है। EX कितना आ गया, EX 5 आ गया, I वाला है ना, और EY कितना आ गया, 12 आ गया बच्चों। तो अब दो बार इसकी होगी, कैसे करोगे आप, माइनस, ओरिजिन है 0 0, तो 0 से x का, इसका x कितना है 7, तो 0 to 7 EX dx माइनस 0 से कितना, -3 EY dy बच्चों। तो ये निकाल लो, इससे डेल्टा भी निकल जाएगा आपका, तो निकालते हैं, -0 to 7 EX क्या है, EX है 5, तो 5 dx माइनस 0 से -3 EY कितना है 12 dy बच्चों। ठीक है जी, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट्स में 0 to 7 है, यहां आ गया अंदर dx, फिर इधर -12 बाहर आ गया, लिमिट्स में 0 to -3 dy बच्चों। ठीक है, और उसके बाद -5 dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x, तो यहाँ पे x लिमिट्स 0 to 7, फिर -12 dy की इंटीग्रेशन इज बाय लिमिट्स 0 to -3 बच्चों। सॉल्व कर दो फटाफट अब इसको, -5 लिमिट 7 -0, इधर -12 लिमिट -3 -0, ये चीज आ गई। उसके बाद 5 into 7 करेंगे तो -35, फिर इधर माइनस माइनस हो जाएगा +12, और इंटू 3 करोगे तो प्लस में 36। ठीक है, तो ये आ गया 1। तो चेंज इन पोटेंशियल इज 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, तो यहां से मास इज 1, डेल्टा V भी कितना है 1 बच्चों, तो आंसर कितना आ गया 1 जूल। तो 1 जूल का काम करना पड़ा बच्चों आपको 1 kg बॉडी को ओरिजिन से इस पॉइंट पे शिफ्ट करने के लिए। तो ठीक है ना बच्चों, देखो डायरेक्ट नहीं बोला गया उसने कि चेंज इन पोटेंशियल निकालो,
है ना। डायरेक्ट बोलता तो हमें पता लग जाता, उसने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, उसने चेंज इन पोटेंशियल की जगह आपको वर्क डन पूछ लिया या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली। तो उसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। फॉर्मूला पता होना चाहिए, चेंज अगर इसका निकालना है तो वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल के चेंज पे, और पोटेंशियल का चेंज तो हमें निकालना आता ही, सीधा इंटीग्रेशन करनी है बस। सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल बोलता फिर क्या करते हैं, इन्फिनिटी से इंटीग्रेशन कर देते हैं। या वो बोलता कि भी जीरो पे ओरिजिन पे, अगर हम वो ऐसा बोल देता कि ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो है, तो आप इन्फिनिटी से इंटीग्रेशन करने की जगह किससे करते, ओरिजिन से कर देते हैं, ठीक है। पर गिवन होता है ओरिजिन का, अगर गिवन नहीं है तो फिर कहां से करोगे आप, इन्फिनिटी से ही करोगे। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, जहां आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के फॉर्मूलेस याद करोगे कि किसी बॉडी के सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, उसके बाहर जाओगे तो कितना पोटेंशियल है। तो वो डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है, आप मैं यहां पे लिख दूंगा फॉर्मूलेस, हम उस फॉर्मूलेस को डायरेक्ट याद करेंगे और उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चे सबसे पहले बात करते हैं हम स्फेरिकल शेल की। शेल क्या होता है बच्चों, जो अंदर से खोखला होगा, एक स्फेयर जो अंदर से खोखला होगा। उस केस में बच्चों आप सबसे पहले फॉर्मूला सीखोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के। तो देखो बच्चों, एक शेल की बात करें, नॉर्मली शेल, अब क्या ही ड्रॉ करूं, ये एक शेल है, देखो ये एक शेल है। केस वन है बच्चों कि आपका जो वो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप इंटेंसिटी देखना चाहते हो, वो इंटरनल पॉइंट है, मतलब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इस शेल के रेडियस से, जो इसका रेडियस हम कैपिटल आर ले रहे हैं, उससे कम है। मतलब आपका पॉइंट अंदर कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो ये जो डिस्टेंस है, लेट इट बी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, ठीक है। जो कैपिटल आर से क्या है, कम है, तो वो पॉइंट अंदर है। तो जब भी एक शेल के अंदर किसी पॉइंट पे आपने फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर शून्य होगा बच्चों, जीरो। मतलब एक शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है। तो ये याद रखना। सिमिलरली बच्चों पोटेंशियल की बात कर लें, तो अगर आपने अंदर पोटेंशियल देखना है तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा, माइनस जी एम बाय आर। एम क्या होएगा यहाँ पे, इस शेल का मास, इस शेल का पूरा कितना मास है वो होगा। और आर इस यहाँ पे कैपिटल आर आता है बच्चों, रेडियस आता है, स्मॉल आर नहीं आता। मतलब क्या हुआ कि अंदर आप किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चेक करना चाहते हो, वो कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू फिक्स होगी, दैट इज माइनस जी एम बाय कैपिटल आर बच्चों, क्योंकि वो तो पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, बस पॉइंट अंदर होना चाहिए। तो अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कितना होगा, माइनस जी एम बाय आर, याद रखना, ठीक है। फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट विच इज माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। उसके बाद सेकंड केस है जब आपका स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, मतलब आपका जो ये पॉइंट है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, अब ये शिफ्ट हो जाएगा सरफेस के ऊपर। तभी तो ये डिस्टेंस जो है, पॉइंट का डिस्टेंस और रेडियस इक्वल होगा ना बच्चों। तो जब आप पहुंच गए सरफेस पे, तो वहां पे फील्ड का फॉर्मूला इज जी एम बाई आर स्क्वायर, और वहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला इज माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। तो पोटेंशियल जितना अंदर उतना ही सरफेस पे रहता है, और जो फील्ड है वो शुरू ही कहां से होती है, शेल की सरफेस से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों थर्ड केस, जब आपका जो पॉइंट है वो बाहर चला जाएगा, जब आपका पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा, मतलब अब आपका जो पॉइंट है पी, वो यहां जा चुका है बाहर। तो इस केस में आपका जो आर है बच्चों, वो कैपिटल आर से बड़ा है। तो आर क्या होएगा, देखो आर में आपको ऐसा बोला जाएगा, यहां से यहां तक तो आपका रेडियस ही हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या होएगी, हाइट की कितना ऊपर चला गया शेल से, या कितना साइड पे चला गया। तो स्मॉल आर बेसिकली क्या होएगा, आर प्लस एच। तो मैंने वही लिख दिया कि आपको ये बोला जाएगा कि अगर हम एक स्फेरिकल शेल से इतनी हाइट पे चले गए, तो बताओ वहां पे कितनी फील्ड होगी, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से लेना होता है। तो डिस्टेंस जो ये स्मॉल आर लिख रहे हैं फॉर्मूले में, वो सेंटर से डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, वो डिस्टेंस कैपिटल आर प्लस एच। तो अब बाहर अगर आपने किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर बच्चों। सरफेस पे कैपिटल आर है क्योंकि डिस्टेंस कैपिटल आर है, और अगर आपने देखना है बाहर, बाहर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर किसके इक्वल होगा बच्चों, आर प्लस एच, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। और बात करें वही पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल में भी क्या हो जाएगा, अब नीचे स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर। मतलब अब आप उस पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे कहां से, सेंटर से, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर कैपिटल आर
रेडियस प्लस हाइट कितना वो आगे जा चुकी है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए बच्चों, सिंपल फॉर्मूले। अब कई बार आपको इनके ग्राफ डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ग्राफ में देखो यहाँ पे जब तक इंटरनल है पॉइंट, अंदर है जब तक, तब तक तो फील्ड कितनी है, 0। सरफेस पे ये हो गई, और सरफेस के बाद क्या होएगा, देखो सरफेस के बाद आपका ये जो आर वो बढ़ता जाएगा, है ना। सरफेस से जितना दूर जाओगे आर बढ़ता जाएगा, और फील्ड उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना। तो देखो अंदर जीरो वैल्यू, ग्राफ है ही नहीं अंदर, है ना। तो जब तक हमारा जो पॉइंट है वो सरफेस तक नहीं पहुंचा, अंदर कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। डार्क लाइन नहीं बनाई ना मैंने, शुरू ही कहां से हुआ, सरफेस से। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, सरफेस पे, ठीक है। तो लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू फील्ड की कहां होगी, सरफेस पे। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ई हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। +2 में सेम ऐसी चीज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड करते हो वहां आप लोग, +1 वाले बच्चे करेंगे वहां जाके आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शेल। तो सेम फॉर्मूले होते हैं बच्चों, सेम। जी की जगह वहां उनका कांस्टेंट नया आता है के, एम की जगह वहां पे उसका चार्ज आ जाएगा क्यू, नीचे आर तो वही रहेगा, ठीक है। तो वो सेम है, तो फॉर्मूले याद यहां हो जाएंगे तो वहां इजिली हो जाएंगे, जिनको वहां याद हो जाते हैं बाद में यहां याद हो जाएंगे, तो सारा कुछ इंटरलिंक है, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो देखो एक तो पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ग्राफ इसका नीचे बनता है नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। और दूसरा इंटरनल सेंटर से लेके सरफेस तक वैल्यू कांस्टेंट है, -gm/r। तो देखो सीधी लाइन कांस्टेंट है, क्योंकि उसके बाद आर के इनवर्सली है बच्चों। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल कम नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू है कम होनी शुरू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहां पे इनवर्सली आर के है, तो ये ऐसे जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ टिप्स पे होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव में कई बार नीट में तो सीधे ही पूछा जाता है कि बताओ ये इनमें से कौन सा ग्राफ इसका ग्राफ है या इसका ग्राफ है, ठीक है। फॉर्मूला टिप्स पे और नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पे देखो बच्चों आपको 3 कंसेंट्रिक शेल्स गिवन है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, तीनों का सेंटर क्या है, सेम है बच्चों। एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला। पहले का मास m1, दूसरे का मास m2, तीसरे का मास m3 बच्चों। और आपसे पूछा गया है EP एंड EQ, मतलब आपको फील्ड पूछी गई है P पॉइंट पे एंड Q पॉइंट पे, ठीक है। नेट फील्ड कि इन तीनों की मिलके इस P पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी होगी फील्ड की, और Q पॉइंट पे कितनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं P की बच्चों। तो ये जो P वाला पॉइंट है बच्चों, ये P वाला पॉइंट पहले शेल के बाहर है, दूसरे शेल के बाहर है, तीसरे शेल के अंदर है। जिस शेल के अंदर पॉइंट होता है उस शेल का अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। मतलब तीसरे वाले शेल की इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 होगी, तो तीसरे की इंटेंसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है। बचे कौन, पहला और दूसरा। पहले और दूसरे के बाहर है ना, तो वहां तो होगी इंटेंसिटी। तो नेट जो है P पे जो इंटेंसिटी आएगी वो कैसे निकलेगी, पहले की प्लस दूसरे की। अब मैंने डायरेक्ट सीधा ही प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि बच्चों जो डायरेक्शन होती है ना इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है। तो ये वाला भी इसे सेंटर की तरफ इंटेंसिटी लगाएगा, ये वाला भी इसको सेंटर की तरफ लगाएगा। दोनों के सेंटर तो कॉमन है, तो दोनों उसको सेम ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इसका मतलब सीधा ऐड कर सकते हैं। तो सीधा ऐड कर दो भाई, फॉर्मूला लगाते हैं E1 इज G मास m1 बाय नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है x का स्क्वायर, प्लस सेकंड के लिए G m2 नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर कितना x स्क्वायर। तो G बाय x स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा m1 प्लस m2 बच्चों। अब बात करते हैं Q वाले पॉइंट की। तो Q वाला पॉइंट तो तीनों के बाहर है, m1 के भी बाहर है, m2 शेल के भी बाहर है, m3 शेल के भी बाहर है। तो Q पॉइंट पे अगर आपने नेट निकालनी है इंटेंसिटी, तो वो तीनों के कारण आएगी, E1 E2 एंड E3। फिर मैंने ऐड कर दिया क्योंकि तीनों का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक्स है, तो तीनों की जो E की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, ठीक है। अब ऐड करना है G m1 बाय डिस्टेंस, Q का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, डायरेक्ट गिवन है y, तो y स्क्वायर, G m2 बाय y स्क्वायर, G m3 बाय y स्क्वायर। तो G बाय y स्क्वायर कॉमन, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, या ग्राफ, या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सॉलिड सफेयर बच्चों। अब एक सॉलिड सफेयर लाइक अर्थ को हम यूनिफॉर्म सॉलिड सफेयर मानते हैं, जो अंदर से चीज खोखली नहीं होगी सफेयर, वो हमारा होगा सॉलिड सफेयर, ठीक है। अब इस केस में भी वैसे ही केसेस होंगे बच्चों। केस 1 इज आपका पॉइंट जो है आप इनसाइड है, वही सेम।
अब ये सॉलिड है मतलब अंदर से क्या है, मटेरियल है इसमें, ये खोखला अंदर से नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला पॉइंट अंदर, अगर पॉइंट अंदर है तो वही सेम आपका जो डिस्टेंस पॉइंट का होगा वो रेडियस से क्या होएगा, कम होगा। तो उस केस में यहां पे इंटेंसिटी जो है जीरो अब नहीं होगी बच्चों। अब आपके इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा जी एम स्मॉल आर बाय आर क्यूब। तो बस यही डिफरेंस है, इनसाइड का ही फॉर्मूला चेंज होना है दोनों में, पोटेंशियल और इंटेंसिटी में, बाकी सेम रहेगा। तो अंदर अब जीरो नहीं होगी, अंदर वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पे ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद ऐसी बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब 3r² माइनस स्मॉल r²। ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी आर पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। उसके बाद बात करें सेंटर पे, तो यहां सेंटर पे कितनी फील्ड होगी। तो सेंटर के लिए देखो, अगर आप चाहते हो कि ये पॉइंट सेंटर पे आ जाए, तो सेंटर के लिए आपको आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में। और जैसे ही आप स्मॉल आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो सेंटर पे कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे आपकी जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी। फिर बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल में भी क्या करोगे, सेंटर के लिए आप यहां आर की वैल्यू को जीरो पुट करोगे। जब जीरो पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा -3/2 जी कैपिटल एम बाय आर। अब बात करते हैं केस 3, जब आप सरफेस पे पहुंच गए, मतलब आपका पॉइंट अब सरफेस पे। अब अगर सरफेस पे तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो फॉर्मूला वही से, सरफेस पे फॉर्मूला वही रहेगा जो पीछे पढ़ के आए हो, शेल का मतलब gm/r² और पोटेंशियल का -gm/r। और अगर आपका पॉइंट बाहर शिफ्ट हो जाता है, यहां चला गया अब आपका पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है अब आपका r किसके इक्वल हो जाएगा, ये r हो गया कैपिटल R, यहां से लेके यहां तक, यहां से आगे हाइट है, तो कैपिटल R स्मॉल r प्लस h बच्चों ये बन जाएगा। तो अब इस केस में भी फॉर्मूला सेम रहेगा, gm बाय नीचे स्मॉल r का स्क्वायर और इधर -gm बाय स्मॉल r बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों। यहां एक और चीज आपसे पूछी जाती है बच्चों, देखो ये रिलेशन एक बनता है यहां पे, सेंटर पे जो पोटेंशियल है बच्चों वो सरफेस के पोटेंशियल के 3/2 टाइम्स होता है बच्चों। चेक कर लो, ये 3/2 एक्स्ट्रा फैक्टर है ना, बाकी तो -gm/r ही है ना। तो इसका मतलब इस केस में जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम कहां होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल इज एट सेंटर, ठीक है। तो इस केस में सेंटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। अब बारी है ग्राफ की, तो ग्राफ में देखो, अगर मैं बात करूं अब ई के ग्राफ की, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अब जो अंदर है, इनसाइड है, तो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तक पॉइंट अंदर है तब तक वो स्मॉल आर के डायरेक्टली है, डायरेक्टली है तो ऐसे बनेगा ग्राफ सीधी ऊपर की तरफ। अब सरफेस पे आ गया, सरफेस तक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अगेन इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कहां पे, सरफेस पे। पिछले में भी मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे ही थी, इस केस में भी ई की मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे है। और जैसे आप सरफेस से बाहर जाते हो, सरफेस से बाहर जाओगे तो आपकी ई की वैल्यू जो है r² के इनवर्सली हो गई। तो अब ग्राफ इनवर्सली में ऐसा चला गया, ठीक है। तो अंदर जब सेंटर से सरफेस तक आ रहे हो तो ई बढ़ रही है, सरफेस से दूर जा रहे हो तो ई क्या है, कम हो रही है। अब ऐसी बात करते हैं पोटेंशियल के ग्राफ की, तो पोटेंशियल में देखो जो आपका VI है, इनसाइड पे पोटेंशियल जो है बच्चों वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, ठीक है। तो r² के है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, दिस साइड दिस, पैराबोला बोलते हैं ना इसको, तो ऐसे बनेगा ये, ऐसे दिस ऐसे, ठीक है। तो पैराबोला बन रहा है अंदर। उसके बाद सरफेस पे आए वैल्यू, सरफेस पे और सेंटर पे वैल्यू में आपका रिलेशन आपको पता है तो कम हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप आउटसाइड जाना शुरू करोगे और बाहर जाओगे तो आपका v जो है वो r के इनवर्सली है। तो अब ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा, यहां पैराबोला बनता है बच्चों, यहां हाइपरबोला बनता है, ठीक है। दिस इज हाइपरबोला एंड दिस इज पैराबोला। तो ध्यान रखना इस ग्राफ को बच्चों, ये ऐसे जाके ऐसे होएगा, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपको पेपर में, ठीक है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, फॉर्मूले याद करना। ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या जैसे मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया वैसा क्वेश्चन आ सकता है, बस आपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान एक और चीज आपने यहाँ पे देनी है, देखो बच्चों आपको मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले करवा दिए, आपको मैंने फील्ड के फॉर्मूले करवा दिए। अगर आपसे कोई फोर्स पूछ ले, बोल दे कि भी बताओ अंदर बॉडी पे कितनी फोर्स लगेगी, तो आप इंटेंसिटी से फोर्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। हाउ इंटेंसिटी रिलेटेड टू फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू इंटेंसिटी।
वो वाला मास जिस पे फोर्स पूछी गई इनटू उस पॉइंट पे इंटेंसिटी, तो आपको इंटेंसिटी पता हो आप फोर्स निकाल सकते हो। इधर आप बच्चे पोटेंशियल से क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? मास इनटू पोटेंशियल के बच्चों। तो पोटेंशियल के फॉर्मूले लिखवा दिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है मास से। तो देखो 2 फॉर्मूलेस याद करने और 4 चीजें निकलेगी वहां से, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं लास्ट आपकी शेप जो है रिंग। सो बच्चे नेक्स्ट इज रिंग। इसके फॉर्मूले भी आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। देखो देखो यहाँ पे ये एक रिंग प्रोवाइड है, दिस इज रिंग, कंसिडर इट एज अ रिंग। ऐसे नहीं पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट है। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है बच्चों? देखो इस रिंग के सेंटर में से जो लाइन निकलेगी स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। तो P इज एक्सियल पॉइंट जिसका इस रिंग के सेंटर से डिस्टेंस गिवन है स्मॉल आर, रिंग का रेडियस है कैपिटल आर। तो इस पॉइंट पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला ये ना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम नीचे आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2 और पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा बच्चों, ठीक है। अब ये फॉर्मूले ऐसे याद करने पड़ेंगे। अगर मैं बोलूं सेंटर पे रिंग के कितनी होगी इंटेंसिटी, तो सेंटर पे रिंग की इंटेंसिटी के लिए देखो यहाँ पे आप स्मॉल आर को 0 कर दोगे तो ये पॉइंट सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप स्मॉल आर को 0 पुट करोगे तो सेंटर पे ई कितना आ जाएगा 0। पर पोटेंशियल सेंटर पे 0 नहीं होता, पोटेंशियल कितना आएगा माइनस जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेज आपने याद करने हैं। अब ग्राफ की बात करते हैं बच्चों। देखो ई का ग्राफ, ई जो है ना सेंटर पे 0 है, जैसे जैसे पॉइंट आगे जाएगा जी बढ़ेगी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी इसकी इंटेंसिटी की, उसके बाद जो है इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पहले सेंटर से आगे जाते जाते ई बढ़ेगी, उसके बाद ई कम हो जाती है। तो यहां पे ऐसी ग्राफ बनता है, ये सेंटर है, सेंटर से जैसे जैसे पॉइंट आगे शिफ्ट हो रहा है ई बढ़ेगी, उसके बाद ई कम हो जाएगी। तो ई की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? r/√2 बच्चों, ठीक है। r इज रेडियस और नीचे √2। प्लस माइनस इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि आप इस तरफ भी जा सकते हो, आप इस तरफ भी जा सकते हो। तो ये ग्राफ इधर भी ऐसे बनेगा, ये ग्राफ इधर भी ऐसे ही बनता है, ठीक है, इस तरफ भी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है पता होना चाहिए, r/√2 पे। उसके बाद ग्राफ फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और कितनी वैल्यू आती है वो कैसे निकलेगी? आप इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह जब ये वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल के ग्राफ की। तो पोटेंशियल तो कम ही होगा, जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल कम ही होता है। तो पोटेंशियल एक तो नेगेटिव है, नीचे बनेगा और कम होना शुरू हो जाएगा बच्चों। तो ये फॉर्मूलेज एज सच आपने याद करने हैं बच्चों। इज इट क्लियर? तो लास्ट करवाता हूं मैं इसका एक न्यूमेरिकल, फिर करेंगे वीडियो का एंड। So now बच्चे लुक एट दिस न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। 2 रिंग्स गिवन है आपको, एक का मास m1 रेडियस r1, दूसरे का m2 रेडियस r2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैपिटल R गिवन है। आपसे बोला गया है कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम A टू B। यहां से यहां लेके जाना है एक बॉडी को जिसका मास यूनिट है, मतलब 1 kg, ठीक है। m1 m2 गिवन है, R1 और R2 गिवन है कि दोनों इक्वल है। किसके इक्वल गिवन है? ये आपको क्वेश्चन में R के इक्वल गिवन है। अब देखो आपको वर्क डन बोला गया यहां से यहां तक का, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालोगे? आपको पता है वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल। अब चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकलेगा बच्चों? फाइनल पोटेंशियल VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल VA। यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। मास तो पता ही है, मास कितना है बच्चों? मास इज यूनिट मास, तो मास तो 1 ही है, जिसको लेके जाना है उसका मास 1 है। यहाँ पे VB माइनस VA। तो मतलब इस क्वेश्चन में वर्क डन किसके इक्वल आ गया? चेंज इन पोटेंशियल। तो आपने चेंज इन पोटेंशियल निकालना है बच्चों। तो आप बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले हम ए पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो ए पे जो पोटेंशियल आएगा बच्चों, वो तो देखो एक तो ए पॉइंट इसके सेंटर पे, तो फर्स्ट के सेंटर के कारण पोटेंशियल होगा, प्लस सेकंड रिंग के वो कहां पे पड़ा है बच्चों? एक्सियल पे नहीं पड़ा हुआ। ये गड़बड़ हो जाती है जब आप पोटेंशियल निकालते हो ना, आप बोलते हो ए पे इसका पोटेंशियल देख लो, बी पे इसका। नो 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 नो, ए इसके सेंटर पे और इसके एक्सियल लाइन पे पड़ा है, तो इसका सेंटर वाला पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और इस रिंग का यहां पे एक्सियल वाला पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तब निकलेगा टोटल पोटेंशियल ए का। तो सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस GM बाय इसका रेडियस, तो GM1/R1। फिर प्लस, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में माइनस आना है तो माइनस लगा दिया। G एक्सेल वाले का फॉर्मूला क्या था? GM2/R2।
आर प्लस स्मॉल आर का पावर 1/2, यही था ना फॉर्मूला, एक्सेल का फॉर्मूला, माइनस जी एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 1/2, है ना, यही था फॉर्मूला, यही था। अब यहां पे r2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r, कितना डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, r ही है, तो r का स्क्वायर ऊपर पावर कितनी आ गई 1/2। अब r1 r2 दोनों तो सेम ही है, किसके इक्वल है, कैपिटल R के, तो यहाँ पे मैं r1 और r2 को अगले स्टेप में हटा रहा हूं, ये चीज आ गई बच्चों। फिर अगले स्टेप में माइनस जी m1 m के इक्वल है, नीचे r माइनस जी m2 किसके इक्वल है, √2m के, और नीचे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर, और ऊपर पावर 1/2, ये चीज आ गई बच्चों। उसके बाद ba कितना आएगा, माइनस जी एम बाई आर माइनस √2gm बाय, देखो हाफ का मतलब होता है रूट, तो 2 का भी रूट हो जाएगा और आर स्क्वायर का भी रूट हो जाएगा, 2 का रूट तो √2 ही आ गया, और आर स्क्वायर का रूट आ जाएगा आर, ये कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस जीएम बाई आर माइनस जीएम बाई आर, दैट इज माइनस 2gm बाई आर, तो दिस इज वीए। तो ए पे पोटेंशियल जब निकाला तो इसका सेंटर और इसका क्या आ गया बच्चों, इसका यहां पे एक्सियल वाला आया। ऐसे ही अब आप बी का पोटेंशियल निकालोगे, तो अब बच्चों देखो यहाँ पे बी का मैंने निकाल के लिख दिया, यहाँ पे बी में कैसे आएगा, देखो बी में जो फर्स्ट वाला है उसका ये एक्सियल पॉइंट है, और सेकंड वाले का ये सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो वीबी में फर्स्ट का एक्सियल और सेकंड का सेंटर, फॉर्मूला आपके सामने है, माइनस जी एम वन, नीचे इसका रेडियस r1 प्लस डिस्टेंस r का स्क्वायर, ऊपर पावर 1/2, सीधा फॉर्मूला है जो, ठीक है। माइनस इसके तो सेंटर है, तो इसका क्या आएगा gm2 बाय r2 का स्क्वायर। अब आपको पता है r1 r2 दोनों ही किसके इक्वल है, कैपिटल R के। m1 m2 की वैल्यूज को भी यहाँ पुट किया मैंने, पुट करने के बाद ये आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे रूट था, पावर 1/2 थी, तो इसका भी रूट हो जाएगा और इसका भी रूट हो जाएगा, ये √2 हो गया, ये r हो गया, इधर आपके पास ये आ गया। फिर gm बाय r विद नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, अंदर ये बचा, फिर एलसीएम लिया, √2 इंटू √2 2 हो गया, नीचे √2 आ गया, 1 + 2 3 हो गया, माइनस 3gm बाय √2r हो गया बच्चों। कैलकुलेशन पार्ट है जैसे पिछला वाला वैसे ही सेम है, इसलिए पहले ही कर दिया मैंने, टाइम कम लगेगा ना, पहली बहुत लेंथी हो चुकी है ये वीडियो, ठीक है। तो ये आ गया वीबी। अब आपके पास वीए भी है, आपके पास वीबी भी आ गया, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, वीबी माइनस वीए, तो इन दोनों को माइनस करना है बच्चों, तो देखो माइनस 3gm बाय √2r, माइनस ये वाला एक माइनस ये वाला, तो प्लस हो जाएगा 2gm बाय r बच्चों। अब उसके बाद कॉमन वगैरह निकालना एंड यू विल गेट योर आंसर। तो लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको जेई में पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? मेन मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाने का कंसेप्ट ये था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रिंग वाला और साथ में दूसरी रिंग पड़ी है, तो यहाँ पोटेंशियल निकालते वक्त इसका पोटेंशियल भी कंसीडर करना होता है बच्चों। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं रिंग की जगह एक सिंपल बॉडी रख देता है m मास की, तो आप यहां पे पोटेंशियल में इसका सेंटर वाला और इस बॉडी का r डिस्टेंस वाला पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब दूसरी बॉडी अगर पड़ी है ना, तो उसका पोटेंशियल भी देखना है यहाँ पे। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप आज की वीडियो में आपने बहुत ज्यादा चीजें सीख ली होंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, ठीक है। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।